और सुनादीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खवातीन को जब तक आप बाख्तियार नहीं बनाएंगे मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, और खवातीन की शमूलियत मुआशरे के अंदर वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरे के अंदर अगर खवातीन तालीमी याफ्ता होंगी तो पूरा मुआशरा आपका एक तालीमी याफ्ता होगा। अगर घर में एक खातून को आप तालीम देंगे, इसका मतलब है कि आपका पूरा घर जो है वो तालीम याफ्ता है। हमारे मुआशरे के अंदर आज भी आपको पता है कि चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसके अंदर खवातीन का वो रोल नहीं है जितना होना चाहिए आबादी के हवाले से। उसी के साथ पीटीआई एक तरफ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरी तरफ तनकीद भी कर रहे हैं। ना उम्मीद हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने कोई उनका जिक्र नहीं किया। और जिस तरह कांग्रेस को जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया, उस टाइम भी उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की। जब अमेरिकन का विड्रॉल हुआ था, उसी दौरान तकरीबन 13 अमेरिकन और तकरीबन सिविलियन 170 एबी गेट एयरपोर्ट पे जो लोग मारे गए थे, उस हवाले से वो दहशतगर्द पकड़ के पाकिस्तान ने दिया, उस हवाले से उन्होंने बड़ी तारीफ की। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहबा मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने। थैंक यू सो मच। उज़मा साहबा, खवातीन का बड़ा रोल है, आज भी खवातीन को उतनी स्पेस नहीं है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, बराबरी के बुनियाद पे राइट्स हो या अपॉर्चुनिटीज हो, क्या कहेंगी? बिल्कुल इम्तियाज भाई, कहते हैं ना, मजबूत खवातीन मजबूत मुल्क, उस मुल्क की चट्टानें मजबूत होती हैं जहाँ खवातीन तरक्की याफ्ता हों। और आपने ऐसा कहा कि तालीम तो बुनियादी ज़रूरत है, औरत को इज़्ज़त देना, तालीम देना यह एहसान नहीं, औरत पे ये उसका बुनियादी हक है। और जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने औरतों की तालीम पे, बिलखुसूस औरतों की सेहत पे काम किया। और आपको पता है कि पहला बैंक जो है वुमेन्स बैंक के नाम से पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। तो हमारा तो मिशन ही जो है बाख्तियार खवातीन का है। लेडी हेल्थ वर्कर हैं। बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर हैं। बहुत सारे काम हुए हैं खवातीन के ऊपर, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं। और कोशिश यही है कि बाख्तियार खवातीन इस मुआशरे का सतून बने। उसमें सब एजुकेशन आपको पता है कि बराबरी के बुनियाद पे नहीं दी जाती, चाहे घर के अंदर, मुआशरे के अंदर। क्या कहेंगी आप, जिस तरह आपने बेटे को, अपने भाई को एजुकेशन दे, इस तरह ही अपनी बहन को, अपनी बेटी को बराबरी के बुनियाद पर तालीम दें, क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई, वही बात आ गई कि एक माँ के अंदर अगर एजुकेशन है, एक माँ एजुकेट है, तो वो अपनी पूरी नस्ल को जो है ना एजुकेट करती है, क्योंकि औरत जो है वो नस्लों की अमीन होती है। बिल्कुल, मैं अपने घराने की बात करूं तो हमारे यहाँ बेटियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बानिस्बत बेटों के, कि बेटियां जो हैं उनका जेवर ही तालीम है। अगर कोई बच्ची पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तो वो मुआशरे की खूबसूरती है, मुआशरे की तरक्की है। तो मैं सुनने वाले भाइयों से यही बिलखुसूस दरख्वास्त करूंगी आपके चैनल से कि अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, बाख्तियार बनाएं, तालीम का जेवर। जो खवातीन असेंबलियों तक गई हैं, जिनको बहुत सा, एक आपको पता है स्पीकर भी बनी और डिप्टी स्पीकर भी बनी, मिनिस्टर्स भी हैं खवातीन, सेनेटर्स भी हैं, एमएनएस भी हैं, फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं करती कि आप दूसरी खवातीन भी इस फील्ड के अंदर आए, उनको लेके आए। ये चीज भी मैंने देखी है, क्या कहेंगी? देखिए, वो तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह पाक की तरफ से शायद कुछ औरत के अंदर ये चीज़ है कि वो एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। मगर अगर मैं देखूं, अपनी बात करूं, तो मैं तो कोशिश करती हूं कि कोई बहन जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो उसका हाथ थाम कर उसको हम अपने साथ आगे लेके आए। क्योंकि देखें, किसी का साथ देना, किसी को मजबूत बनाना, बिलखुसूस आप अपने आप को और अपने मुआशरे को ही मजबूत बना रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी बहनों को आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें। और दूसरा, आपको पता है हरासमेंट, आपको पता है कि हरासा किया जाता है वर्क प्लेस पे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें और खवातीन को प्रोटेक्ट करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने
प्रोटेक्शन सेल बनाए वुमेन्स के, और प्रोटेक्शन के अलावा चाइल्ड सेल्स बने, चाइल्ड अब्यूजिंग के सेल्स बने, औरतों पे बिलखुसूस काम हुआ और अभी भी काम हो रहा है। शेल्टर होम बने, सेफ हाउस बने, जहां कोई अगर कंप्लेन लेके जाती है बच्ची तो उसको सेफ किया जाता है, उसको उसके कवानीन के मुताबिक जो है तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ख़वातीन के लिए काम करती आ रही है मोहतरमा के दौर से, और अभी भी काम आपके सामने हो ही रहा है। आप देखें, बाख्तियार औरत का एक मैं आपको नमूना दूं कि अभी पिंक बस मुतारिफ करवाई थी और अब पिंक स्कूटी भी मुतारिफ करवाई गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए बहुत काम कर रही है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके कहते हैं गवर्नमेंट के लिए आपको पता है एक रास्ता खोला कि गवर्नमेंट में उनकी जॉबें हों। और आप देख रहे हैं हमारी लेडीज पुलिस कितनी सारी एक्टिव खवातीन हैं। और कल भी मैं एक प्रोग्राम में थी तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि सेंट्रल की SSP साहिबा बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था कि औरतें आजकल इस मुआशरे में हर डोमेन में सक्सेसफुली काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अब ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास पहुंच गए, मतलब वैसे तो शायद मौलाना साहब उनको याद नहीं होते, लेकिन जब भी ऐसा मामला होता है वो फट करके उनके पास पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। और मेरी अपनी राय ये है कि ये जो हमारे रमजान के अंदर काफी सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी और ईद के बाद जो है ना मामला काफी जो है एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि अपोजिशन में होते हुए भी मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ दिया है, उसके साथ हैं। क्या कहेंगे? 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है। लेकिन ऑनेस्टी के साथ हमारा तो GDA का ओपिनियन है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे जो है ना अदलिया को एक बहुत बड़ी तक पहुंची है। लेकिन जाहिर है क्योंकि मौलाना साहब ने एक अपना फैसला किया और वो सारी की सारी जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स थी उनका भी ये कहना है कि जी हमने PTI को कॉन्फ्रेंस में लेकर वो की, तो उस बात पे थोड़ा सा है। लेकिन जाहिर है मौलाना साहब अब 26वीं आईनी तरमीम पे साइन कर चुके हैं और वो मतलब, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आज, तो वो तो यकीनन कोई अच्छे इफेक्ट्स नहीं आ रहे। उसकी वजह से पूरी का पूरा हमारा अदालती निजाम जो है ना बैठ गया है। पूरी की पूरी हमारी जो अदलिया इस वक्त सीरियस किस्म के जो है क्राइसिस का शिकार है। वहाँ पे जो है ना हर इशू के ऊपर जो है ना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और जो है ना जो हुकूमत के तौर तरीके हैं जबरदस्ती जो है चीजों को अपनी तरफ खींचने के। लेकिन उसके बावजूद बहुत एक वहाँ पे जो है ना काफी ताश है उस सारे अंदर के अंदर। वकला अगर आप देखें सड़कों पे वकला जो है ना महसूस करते 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आज इतना बड़ा एहतजाज हुआ है पानी के कैनाल्स और 26वीं आईनी तरमीम का इशू भी जो है ना वकला ने उठाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे चीजें जो है ना वो अपनी जगह आगे चल के जो है ना वो आयरन आउट हो जाएंगी कि भाई किस किस जगह जो है ना कहाँ हमारी जो ना ऑपोजिशन की जितनी जमातें कहाँ जो किस किस जगह पे उनकी जरा कमजोरी है, उस कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि ये स्पिरिट बरकरार अगर रखेंगे तो आगे चल के जो है ना मामला की तरफ बढ़ेंगे। वरना तो ये हुकूमत तो मैंने कई दफा आपको कहा कि ये जो इंतजाम है, ये इंतजाम जो है ना वो आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो इसके जो इफेक्ट्स है इसके अवाम नास के ऊपर वो इतने गहरे हैं हर हवाले से कि मामला समझ नहीं रहे। मतलब है कि आज अगर आप KP देखें, बलूचिस्तान देखें, अब सिंध में ये कैनाल के इशू के ऊपर जो एक बहुत बड़ी तहरीक बिल्ड हो रही है। अगर आप ये देखें पंजाब के अंदर जो जिस तरीके से कल भी हमारे सेनेटर रोहन अब्बास को जो है ना वो उठा के जो ना एक पता नहीं 3 मैदान में वो जो हिरन होते उनको मारने की FIR काट के उनको रखा गया। गिलानी साहब की जो उनकी प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए उन्होंने हमारे एजाज चौधरी साहब के लिए, सेनेटर साहब के लिए, उनको जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारे एक बहरानी कैफियत अपनी जगह चल रही है। चीजें थम नहीं रही, बहरान थम नहीं रहा। बहरान आहिस्ते आहिस्ते किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं जो है ना वो नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लामहला मेरी नजर में जितनी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं उनकी एक पोजीशन बन जाएगी जहाँ पे जो है ना वो इकट्ठा होकर चलने में ही अपनी आफियत समझेंगे। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या सदर मुमलकत हो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक वो चाहेगी साथ होंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे साथ से अलग नहीं होंगे। दोनों मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ हो, ये कबूलियत के आपको पता है 7वें आसमान पे हैं, क्या कहेंगे? बेशक हो जगह, लेकिन ये कबूलियत के 7वें आसमान पे कई दफा बहुत से लोग गए और ऐसे गिरे कि उठ ही नहीं सके।
तो ये तो एक पाकिस्तान की सियासत का तो तलातुम है मिर्जा भी, तो आपको हर दौर में हर वक्त नजर आता है कि जहाँ जो कबूलियत वाले लोग जो है ना वो नीचे होते हैं और नए कबूलियत वाले लोग ऊपर आ जाते हैं। तो मेरी नजर में वो सारे अमल के अंदर अब जो लोग कबूलियत देते और नहीं देते उनकी अपनी पोजीशन के बारे में उनका सोचना चाहिए कि अवाम नास उनके बारे में अब क्या सोच रहे हैं, कि आवाम के अंदर उनके बारे में अब क्या राय कायम की गई है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक बहरान उस हवाले से भी पैदा हो रहा है कि उनकी अपनी कबूलियत अवाम के अंदर अब कितनी रह गई है, आगे चल के ये भी आपको जो चीजें नजर आनी शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल को हमें कम से कम रमजान के अंदर जो है मौका देना चाहिए। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अपोजिशन की जमातें या अपोजिशन के जितने भी ग्रुप्स हैं वो अपनी जो उनकी जो अख्तलाफात हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ईद के बाद जो है ना शायद एक बेहतर पोजीशन में होगा जो भी अपोजिशन का इत्तेहाद हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह के हालात हैं आपके सामने मैशियत के हवाले से, रमजान है और इबादत का महीना है और जिस तरह महंगाई है, मतलब जो चीज हमें 20-25 रुपए की मिलती थी अब वो 150-200 रुपए की हो गई है। और इस महीने के अंदर हम सब मुसलमान हैं, 98% इस मुल्क के अंदर मुसलमान हैं, कारोबार करने वाले। पूरी दुनिया में अगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों का कोई इवेंट होता है तो वो चीज़ें 50% से भी कम होती हैं। हमें जो एक हम उम्मती हैं और मुझे फ़ख्र है, हम सबको फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं और हम उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अगर दूसरी ज़िंदगी मिले भी तो हम मुसलमान हों, उनके ही उम्मती हों। लेकिन हमारा जो एक्शन है, जो हमारा रवैया है, वो आपके सामने है। ये मुसलमानों वाला तो नहीं है। और जिस तरह तालीमात है, स्टूडियो में मेरे साथ हैं उस्मा कामरान साहब, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी, मरकजी क़यादत हैं, MP हैं सिंध असेंबली में, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, आपकी एक बड़ी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, आपने पूरी लाइफ पॉलिटिक्स में दी है, खवातीन के हुकूक के लिए दी है। क्या कहेंगी वुमेन्स डे के हवाले से, खवातीन को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो बराबरी के हुकूक हों, वो नहीं मिलते हमारे मुआशरे में, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? जी, सबसे पहले तो इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया मदू करने का। और आज के इंटरनेशनल वुमेन डे पे मैं खास तौर पे आपको अप्रिशिएट करूंगी, आपकी खिदमत को अप्रिशिएट करूंगी, जिस तरह से आप खवातीन की एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं और जिस तरह से खवातीन को आप प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको खराज तहसीन। बात तो मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, खवातीन जो है, अगर हम कहते तो हैं उनको एम्पावरमेंट की हम बात तो करते हैं, लेकिन मेरी बात आ रही है आपको? हाँ, आ रही है मैडम, आप बात करें मैडम। तो जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल तो हमें कहीं नजर नहीं आता। अगर हम ये कहें कि हेलो मैडम, आप बात करें। ड्रॉप हुई, कोशिश करेंगे एक दफा दोबारा उनको टेलीफोन पर। आपको क्या लग रहा है, PTI, JUIF, मौलाना फजल रहमान, GDA मिलके तहरीक चलाएंगे ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ, क्या कहेंगे उस बारे में? देखें, ऐसे इत्तेहाद तो हमने बनते हुए और टूटते हुए बहुत देखे हैं। ये वही खान साहब है ना, इनके असूल और कॉल कहाँ गए? ये तो मौलाना साहब को डीजल का लकब देने वाला, मुतारिफ करवाने वाले खान साहब ही हैं कि डीजल के साथ नहीं बैठूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं चोरों से इत्तेहाद नहीं करूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो क्या आज इनको मौलाना साहब में कोई फरिश्ता नजर आ रहा है? आज कहाँ गए वो उनके असूल? तो ऐसे इत्तेहाद और ऐसे चीजें तो हमने बहुत बनती और बिगड़ती हुई देखी हैं, आप भी देखिए। डॉक्टर साहब, आप बात करें, आपकी ये लाइन ड्रॉप हुई थी। जी, अच्छा, इनका तो ऐसा है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन मैं हकीकत की बात करूंगी कि इस मैन मेड सोसाइटी में सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करते हैं तो कोई कुछ नहीं है। खवातीन को कोई राइट उसका देता नहीं है,
ये खवातीन ने ये जो 4 चीजें जो एम्पावर्ड खवातीन आपको दिखती है ना, ये अपने ही बलबूते पे है। इन्होंने मेहनत की है, हम लोगों ने मेहनत की है। हम अगर सियासत की बात करें, लेजिस्लेशन की बात करें, असेंबलीज की बात करें, तो वहाँ 90 to 95% जो बिजनेस है वो खवातीन चलाते हैं। लेकिन जब आप कैबिनेट को देखते हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट देखें, आप दीगर सूबों की कैबिनेट्स को देखें, तो आप देखिए खवातीन का रेशो क्या है। तो जो जो खवातीन ने काम किया है वो उन्होंने अपने बलबूते पे काम किया है। अब बात आती है कि सिंध की, क्योंकि मैं सिंध को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो सिंध में जितनी लेजिस्लेशन खवातीन के लिए इतनी किसी भी सूबे में नहीं हुई। लेकिन फिर वही बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन कहीं नजर नहीं आती। हमने ये बिल पास किया कि जितनी वर्किंग लेडीज हैं वो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट्स में वहाँ डे केयर सेंटर्स होने चाहिए। आप मुझे बताएं कि सिंध में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ डे केयर सेंटर बना हुआ है? खुद सिंध असेंबली में डे केयर सेंटर नहीं बना हुआ। तो बात सिर्फ ये है कि आज के दिन वुमेन डे जो है, इससे मैं ये कहूंगी कि हमें इस चीज का पुख्ता इरादा करना चाहिए कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे किरदार में और हमारे डिसीजन में वुमेन एम्पावरमेंट दिखनी चाहिए। मैडम, जिस तरह आपने इशारा असेंबली का दिया, जो इलेक्टेबल्स होते हैं आपको पता है, पार्टियों की मजबूरी भी आपको पता है, ब्लैकमेलिंग भी आपको पता है, एक आपको पता है कि हमारी जिस तरह सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वो तो एक हकीकत है, इससे इनकार तो मैं भी नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकती। क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल चीजें हैं, लेकिन इनका सब एक चीज ये है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है और ये टाइम लगेगा। अगर हम अपने मुल्क की अगर बात करते तो हमारे मुल्क में तो और इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं। सिर्फ एक चीज हमें इस चीज को देखना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ फैसले होते हैं, उनको इस चीज को जरूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि आपके मुल्क में आबादी का तनासुब क्या है। अगर जो खवातीन है वो आपकी आबादी का 54% है और यूथ आपकी आबादी का 56% है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम खवातीन को और यूथ को प्रायोरिटी दें, ना कि हम ऐसे डिसीजन लें जिनका कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें बहुत सोच समझ के अपने फैसले करने पड़ेंगे मुल्क और कौम के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम अपनी पॉपुलेशन को बाइफरकेट करके नहीं देखेंगे, तो फिर जितने भी फैसले होंगे वो सारे उनका कोई फायदा नहीं होगा और हम जो है हमारे मसाइल जो है वो मल्टीप्लाई ही होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुआशरा आगे जाता है और हम सोसाइटी हमारी पीछे जा रही है, आज खवातीन के ऊपर वायलेंस आपको पता है बढ़ता जा रहा है। दूसरा, एजुकेशन का ओवरऑल आप रेशियो देखें तो बहुत ही कम है। खवातीन के लिए तो आपको पता है तालीम के दरवाजे बंद है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं इन जनरल, क्या कहेंगी? देखिए, तालीम के दरवाजे खवातीन के बंद नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ, बहुत एहतराम के साथ मैं इख्तिलाफ करूंगी इस बात से। आप ये देखिए, हमने जब ग्रेजुएशन की, हमारे दौर में भी रेशो खवातीन का ज्यादा था, फीमेल स्टूडेंट ज्यादा होती थी, मेल स्टूडेंट कम होते थे और ये रेशो आज भी मौजूद है। आप देखिए, बच्चियां ज्यादा स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको दिखेंगी, लड़के नहीं दिखेंगे। जब आपको जॉब देने की बात आती है तो आप उनको प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। आप क्या तो माशरा है वो डिजीज माशरे में काउंट होना शुरू हो गया है। हमने ये एक फॉर्मूला तय किया हुआ है जो खवातीन हायर लास्ट एंड फायर फर्स्ट, कि सबसे आखिर में हमने उनको प्रायोरिटी देनी है और अगर नौकरी से निकालने के लिए बात आती है एम्प्लॉयमेंट में तो सबसे पहले हम खवातीन को निकाल देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें बराबरी के जो है हक हमें हमारा मजहब भी देता है, तो हम
अगर हमारा मजहब हमें बराबरी का हक दे रहा है तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो कि खवातीन को जो है वो उसको स्टिग्मा एक जो है नेगेटिव स्टिग्मा उस पर लगाया हुआ है और उसको काम नहीं करने दे रहे। खवातीन को दे, एम्पावरमेंट दे, आपकी जो अच्छी दे, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है खवातीन को देखे तो सही कि वो किस तरह से काम करती है। आप दुनिया भर में देखें कि जहाँ खवातीन लीडर्स हैं वहाँ उनके मुल्क का हाल देखिए, वो कितनी बेहतरी से वो चला रही है। कोरोना में आप देख लीजिए किस तरह से कोरोना जो है जो कंट्री जिनमें खवातीन लीडर्स थी उन्होंने कंट्रोल किया। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, और क्या बात करें हम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। ब्रेक टाइम ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को। वेलकम उस्मा साहबा, बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, जो महंगाई आपके सामने, आप फ्रूट नहीं ले सकते, आपको पता है कि क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल बजा फरमाया आपने इम्तियाज़ भाई, महंगाई वाकई में उरूज पे है, मगर महंगाई उरूज पे पहुंचाने वाले भी हमारे ही भाई हैं। वो कैसे? आप देखें किसी भी शॉप पे जाएं, वहाँ रेट लिस्ट आपको मिलेगी नहीं। हमारे एरिया के डीसी साहब भी जो हैं वो जगह जगह सर्वे करवा रहे हैं और वेट मेयर भी अपना काम कर रहा है, मगर आप बिलीव करें रमज़ान से पहले चिकन जो है 600-650 रुपये नजर आ रही थी, एकदम से वो 800 रुपये हो गई। कैसे? सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, या हुकूमत तो नहीं कह रही कि आप इतना महंगा कर दें। रेट लिस्ट के मुताबिक सेल कर ही नहीं रहे। मुझे आप ये बताएं, ये काम किसका है? ये काम सिंध गवर्नमेंट का है, और सिंध गवर्नमेंट और डीसीज वगैरह वेट मेयर अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। बकायदा होते तो ये बकायदा नहीं, देखिए बकायदा सर्वे जगह जगह हो रहा है, हमें भी कंप्लेंट्स आती हैं, बकायदा पूरी टीम जाती है और वहां पर सारी रेट्स वगैरह करती है। मगर आप देखें किस शॉप पे जाएंगे, किस को पकड़ेंगे आप? मैं कहती हूँ जस्टिफिकेशन और जवाब तो नहीं देखें नहीं, और मैं कहती हूँ खरीदार जा रहा है तो वो उसका हक, बुनियादी हक है, वो मांगे रेट लिस्ट, कि रेट लिस्ट कहाँ है। जाएं आप डीसी क्यों बैठे हुए हैं, जाएं आप एप्लीकेशन लेके। जुर्माना, ये चीजें होती हैं कि एक दुकानदार अगर आप 10 के ऊपर फाइन करेंगे ना तो 100 और डर के उस रेट पे चलाएंगे, क्योंकि वो चीज हो नहीं रही, करप्शन है। आप कोरंगी आकर जरा किसी दिन एक कॉर्नर पे बैठ जाइएगा और देखिएगा कि डीसी कितने सारे कंप्लेंट्स पे जो है काम करवा के उनके ऊपर फाइन्स लगवा रहे हैं। मगर मैं वही कहूंगी, अगर हमारे एरिया के अंदर 1000 ठेले लगे हुए हैं, 1000 शॉप्स हैं, तो 1000 शॉप्स पे नहीं जा सकते। हाँ, कंप्लेंट्स करें आप, अवाम के लिए ही तो ये कंप्लेंट सेल है, अवाम के लिए ही ये आपका कंटिन्यू आपका दौर है। 17 साल हो गए हैं, 2008 से लेकर आज दिन तक आपकी हुकूमत है। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर तनकीद की जाएगी। आप अगर देखें हालात, आप ड्रेनेज सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, आपने कुछ बसें लाए हैं, उससे कोई शक नहीं है कि आपने उसको बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन कराची को 30 से 40 हज़ार बसों की ज़रूरत है। अगर आप 100-200 बसें लाकर या आप 500 बसें लाकर भी आप कराची की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, क्या कहेंगी? देखिए, कराची एक मेगा सिटी शहर है, एक बिग सिटी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का मैं कहूँगी कि एक हब है। यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उन पे काम भी हो रहा है। आज अगर 500 बसें आ रही हैं तो कल 1000 बसें भी आएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। उस प्रोजेक्ट पे बकायदा स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, शाराएं बन रही हैं, लोगों को सहूलियात प्रोवाइड हो रही हैं, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, चाहे वो सफरी निज़ाम हो, चाहे वो हेल्थ या एजुकेशन पे हम बात करें, तो हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम बहुत मेहनत से सरअंजाम दे रही है। जगह जगह रोड्स बन रहे हैं, जगह जगह काम हो रहा है। हाँ, अगर आप यही कहते रहें कि नहीं जी हमारा तो वही बदहाली है, वही काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। अगर काम नहीं हो रहा होता, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लॉप होती, तो आवाम दोहरी तीसरी दफा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिलेक्ट नहीं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं शहर के, वो आप पब्लिक को भी पता है, मुझे भी पता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। 17 साल बहुत बड़ा टाइम है। जिस तरह यहाँ चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए थी, क्या कराची के देखने वालों को ये नज़र आ रही हैं? और इस्तेकाम, जब इस्तेकाम होता है तो मईशत बेहतर होती है। महंगाई, बेरोज़गारी आपके सामने, गवर्नमेंट की रिट और गवर्नमेंट का खौफ, आम जो
चाहे कारोबारी हजरात हों या कोई भी हो, उसका खौफ होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कमज़ोर हो तो इस तरह की महंगाई आपको नज़र आती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।